हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पीयूष मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपको मैं केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में हमको पढ़ना क्या होता है, एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो बेटा एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स होते क्या है बेटा? एलिमेंट्स हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये हो गया हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेटा जैसे आपने 9th क्लास में चैप्टर को क्या किया है, पढ़ रखा है थोड़ा सा। जैसे अगर बेटा हमको एनिमल्स की स्टडी करनी हो तो होता क्या है बेटा, अगर हम एक एक जानवरों के बारे में, एक एक एनिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी लाइफ हमारी लग जाएगी और हमारी कभी भी जो जूलॉजी है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हम पूरी लाइफ इसी में लगा देंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लैक्स ऑफ एनिमल्स हैं। अब एक एक एनिमल्स के बारे में आप पढ़ते रहोगे तो पूरी लाइफ आप एक एक एनिमल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते ही बिता दोगे। सेम इसी तरह से बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई, 53, 56, 63, अब हमें क्या प्रॉब्लम होना शुरू किया बेटा, अगर हम एक एक एलिमेंट्स के बारे में सेपरेटली पढ़ते तो हमारा बहुत सारा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है उनकी प्रॉपर्टीज को ही पढ़ने में। जैसे कि हमारा जूलॉजी में होता है तो हम करते क्या है बेटा, हम जितने भी एनिमल्स थे उनका क्लासिफिकेशन शुरू किए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैमल्स की स्टडी करते हैं तो बेटा सिर्फ हम मैमल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जितने भी एनिमल्स मैमल्स की कैटेगरी में आएंगे उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। जैसे अगर मैमल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आपको सेपरेटली मैन के बारे में, कैट के बारे में, लॉयन के बारे में सबको अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर हमने रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया तो उस रेप्टाइल्स कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आते हैं सबकी हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से बेटा जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो हमने साइंटिस्टों ने क्या सोचा बेटा, उसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। क्यों क्लासिफाई किया? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे थे। अगर उनको हम एक एक एलिमेंट्स को पढ़ते, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते, उनके ऑक्साइड, नाइट्राइड्स, हैलाइड्स, उनकी वैलेंसीज, तो हमारे लिए क्या होती, प्रॉब्लम होती उसको लर्न कर पाना, और हमारा बहुत सारा टाइम सिर्फ एलिमेंट्स को पढ़ने में वेस्ट हो जाता है। उसके बाद उसका हम एप्लीकेशंस कब करते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है बेटा ये तो लिमिटेड है 50-60 इयर्स की, और हमारी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो भी 25-30 इयर्स तक है। अगर हम पूरी लाइफ पढ़ते रहेंगे तो उसका एप्लीकेशन कब करेंगे? तो इसलिए हमने क्या, साइंटिस्टों ने क्या सोचा बेटा, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू किया। जैसे कि 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो बेटा डोबेराइनर ने किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया बेटा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू किया और 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोबेराइनर ट्राइड्स बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने 3 ट्राइड्स फॉर्म किया था, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइड बनाया, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्राइड बनाया। तो उन्होंने क्या किया बेटा, इनको कैसे अरेंज किया था, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में। और जो फर्स्ट और लास्ट का एलिमेंट था, जब भी इसका बेटा इनके मासेस का अप्रोक्सीमेट मास लिया, अगर वो मास इन दोनों का जो एवरेज मास था, अगर वो मिडिल वाले एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट मास के क्या आया, इक्वल आया, एग्जैक्टली इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल आया, तो इन तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या मिली, इनको सिमिलर। अब इससे इनको प्रॉफिट क्या मिला बेटा, कि सिर्फ इनमें से किसी एक एलिमेंट में, जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी उन्होंने क्या किया बेटा, स्टडी कर लिया, तो उसके बाद उनको लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी को स्टडी करने की जरूरत नहीं गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सोडियम की होगी सेम प्रॉपर्टी लिथियम और पोटेशियम भी शो कर रहे थे, तो ये उनको फायदा मिलना शुरू किया। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था बेटा, तो उस समय बहुत सारे एलिमेंट्स थे और डोबेराइनर ने सिर्फ क्या कर पाया, उनमें से 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया। जैसा कि आपको एक ट्राइड्स ये है, दूसरा ये है, और इसी तरह से एक ट्राइड्स और बनाए थे जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा। इसके बाद आते हैं बेटा न्यूलैंड्स ने क्या किया बेटा, फिर से उन्होंने सेम काम किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करना शुरू किया। और वो देखते क्या है बेटा, जब वो एलिमेंट्स को उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो
तो न्यूक्लियस को क्या मिलता है बेटा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उस समय तक बेटा नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो उन्होंने देखा क्या बेटा कि कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, और एग्जांपल जैसे लिथियम से शुरू करता हूं, तो बेटा यहां से 8 पोजीशन पे अगर हम जाते हैं, जैसे लिथियम से काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उन्होंने क्या किया बेटा, जब भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया, तो 8 कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, 8 पे जो एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, बिल्कुल सिमिलर आ जा रही थी प्रीवियस वाले से, जहां से हमने उसको काउंट करना शुरू किया था। तो इससे भी क्या हुआ बेटा, बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या हुआ, हमारी स्टडी क्या हो गई, सिंपल हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट को जैसे बेटा बेरिलियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम शो करता, सेम प्रॉपर्टी कौन शो करता, मैग्नीशियम, वही सेम प्रॉपर्टी जो उसके 8 नंबर पे और दूसरा एलिमेंट आता है, जैसे यहाँ पे कौन आ रहा है, कैल्शियम, वो भी क्या करता है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और हमारी स्टडी को थोड़ा सिंपल बनाया। लेकिन इनका जो न्यूलैंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था बेटा कि वो सिर्फ कैल्शियम तक, यानी कि अप टू 20 एलिमेंट तक क्लासिफाई कर पाए। इसके बाद जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होता है 21 से, स्ट्रोंटियम से, उसके बाद वो क्लासिफाई कर नहीं पाए। तो इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है कौन देता है बेटा, मेंडलीव्स। मेंडलीव्स देते हैं अपना, मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक लॉ भी दिया था, जो कि क्या बोलता है बेटा, मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने क्या किया बेटा, अब फर्स्ट टाइम था जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्या किया, कुछ वर्टिकल कॉलम्स और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज में क्या किया बेटा, रखना शुरू किया। और लेकिन उनके भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे जो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, जैसे कि बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके कारण उनका भी पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे क्या थे, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स थे। तो ये था हमारा 9th क्लास का। जब हम 10th क्लास में आते हैं बेटा, तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल शुरू होती है, ये शुरू होती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जिसको हेनरी मोजले ने दिया था। तो जो बेटा हमको 10th क्लास में स्टार्ट करना है, कहां से शुरू करना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से शुरू करना है। तो आइए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या। बेटा मेंडलीव ने बताया था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस पे। लेकिन हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि हेनरी मोजले ने दिया था, अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन एटॉमिक मासेस। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा ये बताता है बेटा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, यानी कि वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। और इस तरह से बेटा जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे आते हैं और एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो जो हमारी लिमिटेशन थी, जो हमारे ड्रॉबैक थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो काफी हद तक क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू होती है। चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number, means that the physical and chemical properties of elements depend only on their atomic number, not on their atomic masses। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है बेटा। सबसे पहले हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंसेस है, इसको क्या होता है एटॉमिक नंबर, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बेटा हम कैपिटल लेटर जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास को हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर इज द नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? जितने भी प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, या अगर कोई भी एटम अगर बेटा न्यूट्रल है तो उसमें जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इक्वल क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो अगर जितने भी प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या हो जाता है बेटा? एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाता है। या इसी को हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस कंडीशन में हमारा होना क्या चाहिए? एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। 4 एटम होगा बेटा तो एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होगा। अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल हो जाएगा। फिर आता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है बेटा वही क्या होता है? हमारा एटॉमिक मास हो जाता है। अब आते हैं बेटा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में है क्या, अपने में हमको टेंथ में पढ़ना क्या क्या है बेटा। सबसे पहले जो हमारा शुरू होता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे है बेटा? कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज है। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं अपने पीरियोडिक टेबल में क्या है बेटा? कुछ वर्टिकल कॉलम्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप्स बोल देते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स बोलते हैं। तो हमारा जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18 और 7 पीरियड्स हैं। इन्हीं 18 ग्रुप्स को बेटा हम कैसे करते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप नंबर 13 का फर्स्ट मेंबर कौन है? बोरॉन, तो उसको बोरॉन फैमिली बोल देते हैं। ग्रुप नंबर 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं क्योंकि उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है। ऐसे 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हैलोजेंस बोलते हैं और 18 को इनर्ट गैसेस, नॉर्मल गैसेस बोल देते हैं। तो उसको हमको नहीं ध्यान देखना है। अब इसके मेनली बेटा हमको देखना क्या है इसमें? जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वही अपने सिलेबस में और वहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा बेटा हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और कितने पीरियड्स हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड में बेटा सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड बोल देते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं इसलिए इसको हम शॉर्ट पीरियड बोल देते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में बेटा 18 एलिमेंट्स हैं दोनों में इसलिए उसको हम लॉन्ग पीरियड बोल देते हैं। सिक्स पीरियड में बेटा 32 एलिमेंट्स हैं इसलिए उसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। और जो सेवंथ पीरियड बेटा अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से हमारा जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18। और टोटल कितने पीरियड्स हैं बेटा? 7 पीरियड्स हैं। अब हम इसके बाद बेटा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ये देखते हैं कि किसी भी अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो बेटा हम उससे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं बेटा किसी भी एलिमेंट को हम ले लेते हैं। कोई एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर सपोज करते हैं बेटा कितना है? 19। दूसरा कोई एलिमेंट है y जिसका एटॉमिक नंबर सपोज करते हैं कितना है बेटा? 16। अगर हम उसको इसकी प्रॉपर्टीज को देखना है तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले इसको अगर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और हमसे क्या जानना चाह रहा है बेटा? इससे हमको उसका ग्रुप नंबर फाइंड करना है, दूसरा पीरियड नंबर फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है
वैलेंसी निकालना है, ये मेटल है या नॉन मेटल ये फाइंड करना है बेटा। और अगर दोनों रिएक्ट करके कोई किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो उसका फॉर्मूला में भी हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा बेटा हमको और कौन सी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये सिर्फ इतने टाइप के क्वेश्चंस बेटा बन सकते हैं। अगर हमें क्या दिया होगा, किसी भी दो एलिमेंट्स का क्या दिया होगा, एटॉमिक नंबर दिया होगा, तो मैक्सिमम ये 7 टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हमें बेटा किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिया है तो इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करते हैं ये आपको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले बेटा जो हमारे सिलेबस में वो सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक है, तो हमें बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 2 8 8 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख लेंगे। जैसे 19 है तो जो फर्स्ट सेल होती है बेटा, जैसे हमारा किसी भी एटम को हम देखते हैं तो सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके बाद इसके पास क्या आता है बेटा, फर्स्ट सेल आता है। सेल क्या होता है बेटा, दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर कॉल्ड एज सेल्स। तो बेटा न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उस डिफिनिट पाथ को ये क्या बोलते हैं, सेल। तो जो बेटा फर्स्ट सेल होती है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और थर्ड सेल में भी कितने हो सकते हैं, 8। और इसके बाद वैसे थर्ड सेल में बेटा 3 हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में क्योंकि सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक है इसलिए सिर्फ 8 हमको जानना है। बाकी आप 11th क्लास में देखोगे थर्ड सेल में क्योंकि डी सब सेल भी आ जाता है। अभी सब सेल के बारे में आपको नहीं बताया, इसलिए सिर्फ हमको क्या देखना है बेटा, जो पैटर्न देखना है वो 2 8 8 और इसके बाद 18 होता है। तो आपको बेटा उसके बाद 20 में आप देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 आ गया बेटा, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो टोटल कितना हो गया, 2 और 8 10 और प्लस 18। और इसके बाद बेटा 19 और 20 कहां पे जाएगा, हमारा फोर्थ सेल में जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम एक्स एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एक्स एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है बेटा, जेड कितना दे रखा है, 19, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ये आएगा बेटा 2 फर्स्ट सेल में, देन सेकंड सेल में 8, फिर बेटा टोटल 10 हो गया। अभी 19 है तो थर्ड सेल में कितना ले जा सकते हैं, 8। अभी देखिए 8 और 2 10 और प्लस 8 18 हो गया। अभी 1 बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा बेटा, फोर्थ सेल में जाएगा। तो इस x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या हो गया, 2 8 8 1। इसी तरह अगर y एलिमेंट का हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 फर्स्ट सेल के लिए, फिर 8, टोटल 10 हो गया बेटा, था कितना 16, यानी कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 6। अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन हो जाएगा 6। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, हमारा एक आंसर आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन का। अब इसके बाद बेटा देखिए ग्रुप नंबर कैसे करेंगे। ग्रुप नंबर के लिए बेटा अगर हम कभी भी इनर सेल्स को नहीं देखते हैं, हम किसको देखते हैं बेटा, ग्रुप नंबर के लिए आउटर मोस्ट सेल को देखते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में बेटा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 और 2, तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो हो जाएगा 1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 2। और अगर बेटा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर हम x के लिए देखते हैं तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, तो इसका जो ग्रुप नंबर है कितना हो जाएगा बेटा, इस x का जो ग्रुप नंबर है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का जो ग्रुप नंबर है, x का जो ग्रुप नंबर है वो 1 हो जाएगा। और अगर बेटा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे 20 है, तो 20 होता है, यहाँ 2 आता है तो बेटा उसका एटॉमिक नंबर कितना, उसका ग्रुप नंबर हो जाता है 2। लेकिन अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उस कंडीशन में ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 10 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे y को देखते हैं तो 2 8 6, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अगर इसका ग्रुप नंबर हम जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें हम 6 10 ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 16। तो जो एलिमेंट y है इसका अगर ग्रुप नंबर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। सेकंड ये आपको आ गया, इस टाइप से हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर निकाल लेंगे। अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 या 2 हो जाएगा, और अगर बेटा 2 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो क्या करेंगे, हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं बेटा पीरियड नंबर। पीरियड नंबर के लिए बेटा क्या करेंगे, हम जितनी भी सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हीं सेल्स को काउंट कर लेते हैं, क्या आ जाता है बेटा, पीरियड नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी इन्वॉल्व हुई है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में, 1 2 3 4।
तो बेटा जितनी सेल होंगी वही क्या हो जाता है उसका पीरियड नंबर। तो यहां से अगर हम देखते हैं एलिमेंट x के लिए अगर हम पीरियड नंबर निकालना चाहेंगे तो काउंट करिए बेटा 1 2 3 4, तो पीरियड नंबर x का कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर y का निकालते हैं तो बेटा अगर हम देखिए तो यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो 1 2 3, तो बेटा y का जो पीरियड नंबर है कितना आ जाएगा 3। इस तरह से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर में बेटा सिर्फ हम सेल्स को काउंट कर लेते हैं और ग्रुप नंबर में देखते हैं अगर 1 है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो उसका ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2 और 2 से ज्यादा है तो बेटा उसमें क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है वैलेंसी। वैलेंसी बेटा चेक करने के लिए अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही क्या हो जाती है उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x का देखते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। अगर देखिए एलिमेंट्स करते क्या हैं वो बेटा केमिकली इनर्ट होने के लिए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। कंपाउंड फॉर्म करने के ड्यूरेशन में करते क्या है अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज, वैलेंसी क्या होता है बेटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन और शेयर बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स केमिकल रिएक्शन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं क्योंकि एलिमेंट्स अब क्या चाहते हैं बेटा स्टेबिलिटी चाहते हैं। एलिमेंट्स तभी स्टेबल होते हैं जब उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि वो चाहते क्या है बेटा जो उनका आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के 3 मेथड्स हैं, या तो बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है या गेन करके, और थर्ड मेथड होता है शेयर करके। अगर किसी भी एलिमेंट्स के बेटा आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अपने 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा लूज कर देता है। इस तरह से उसकी जो इनर सेल होती है जब वो अपने 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो जो इनर सेल हो जाएगी वही क्या हो जाएगी उसकी आउटर मोस्ट सेल हो जाती है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी बेटा अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको क्या करेगा 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने लूज कर देगा। इस तरह से उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 या 3 हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे x के लिए देखते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 1 आउटर मोस्ट सेल में। तो अगर हम x का देखेंगे तो ये क्या करेगा बेटा ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, या तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे लूज कर दे, या 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा गेन करे, और शेयर करने का इसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक बेटा हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकता है दूसरे एलिमेंट के, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर ये एक और दूसरे के एक के साथ शेयर कर लेगा तो 1 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये शेयर करके कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो अब इसके पास दो ऑप्शन बचे, शेयरिंग वाला तो खत्म हो गया, तो बचा क्या बेटा या तो लूज करके या गेन करके। ये बताइए बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना एलिमेंट्स के लिए ज्यादा इजी था एज कंपेयर टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्या करेगा बेटा अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जब भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं आपको बोला कि वैलेंसी की डिफिनेशन होती क्या है बेटा, उसे मैं वैलेंसी अभी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। तो वैलेंसी क्या होता है बेटा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर बाय एन एटम ड्यूरिंग इट्स केमिकल रिएक्शन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। किसी भी एलिमेंट के द्वारा बेटा जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, गेन होते हैं या शेयर होते हैं, कब, जब वो केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। किस लिए केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके बेटा गेन कर 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सके और वो स्टेबल हो सके। तो इस तरह से देखते हैं कि बेटा अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एलिमेंट में कि आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी 1 2 या 3 हो जाती है। तो एलिमेंट x की वैलेंसी कितनी होगी बेटा, एलिमेंट x की वैलेंसी 1 हो जाएगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करता है बेटा वो शेयर करता है, ना ही लूज करता है ना गेन करता है, जनरली क्या करता है शेयर करता है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अगर शेयर कर लेगा तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगर बेटा आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 3 या 4 हो जाएगी। और अगर बेटा 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे 5 है, 6 है या 7 है, उस कंडीशन में बेटा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज न करके क्या करेगा बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो अगर आपके बेटा आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 5 6 या 7 है, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे बेटा 8 से माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है तो 8 - 5 कर देंगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। 6 है तो बेटा 8 - 6 करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी 2। 7 है तो 8 - 7 कर देंगे तो वैलेंसी आ जाएगी
1। और अगर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में तो ऐसे एलिमेंट्स बेटा कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होते हैं नेचर में। तो अगर हम एलिमेंट Y का देखते हैं तो बेटा क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, अब इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, 8 - 6 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 2। इसके बाद बेटा मेटल है या नॉन मेटल, तो मेटल होने के लिए मेटल होते क्या है नेचर में, ऐसे एलिमेंट्स जो बेटा अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जो कि बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अगर हम एक्स के केस में देखते हैं तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है बेटा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 1 है, लेकिन कैसे है बेटा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट एक्स होगा ये क्या होगा बेटा, मेटल, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी कैसे कंप्लीट कर रहा है बेटा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा अगर हम देखते हैं वाई, तो ये कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो जो भी एलिमेंट बेटा गेन करके वैलेंसी कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो एक्स जो होगा वो मेटल होगा और वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन मेटल। इसके बाद अगर बेटा दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं और उनका फार्मूला आपके क्वेश्चन में पूछता है बेटा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले किसको लिखा जाता है बेटा, मेटल्स को लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मेटल हमारा क्या है, एक्स, तो एक्स लिखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, उसकी वैलेंसी को लिख देंगे, शो ऑफ कर देंगे। तो एक्स के ऊपर 1, इसके बाद बेटा मेटल के बाद किसको लिखते हैं, नॉन मेटल, और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, X2Y। ये हो गया हमारा केमिकल फार्मूला। देन आता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो दूसरे को रिड्यूस कर रहे होते हैं, इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे मेटल है कौन बेटा, X, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आ जाएगा आपका एलिमेंट X, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा, Y, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, Y। इस टाइप से आपका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बेटा वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या क्या है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट करता हूँ आपकी पीरियोडिक ट्रेंड्स को।